नमस्कार, प्रखर राजपूत को देख रहे हैं आप और आज तारीख है 30 सितंबर साल 2025 और इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया के खबरों के साथ एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हुआ हूं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गजा के ऊपर इजराइल ने अचानक से 140 से ज्यादा बार बड़े हमले किए। अब अचानक से 140 से ज्यादा बार बड़े हमले करने का मतलब कहीं ना कहीं गजा को दहलाना ही था। तो ये हमला क्यों हुआ, इसके बारे में आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने फोन करके ऑफिशियली माफी मांग ली है अपने हमले को लेके। तो ये माफी किससे मांगी है, क्यों मांगी है, क्या अपडेट है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही इस समय ईरान के ऊपर यूएन ने लगातार कड़ी और कठोर टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है। और ये कड़ी और कठोर टिप्पणियां क्यों करनी शुरू कर दी है, इसके पीछे क्या पूरी कहानी है, इसके बारे में भी आपको डिटेल पता चलेगा। और साथ ही भारत के अंदर अचानक से फिर से आतंकवादी हमला हुआ है। ये हमला क्यों हुआ है, क्या वजह है, इसके बारे में भी हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे। इस वजह से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे दीजिएगा। और साथ ही इजराइल और फिलिस्तीन की इस जंग में आप किसके साथ खड़े हैं, इजराइल के साथ खड़े हैं या फिर फिलिस्तीन के साथ खड़े हैं, एक बार कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। क्योंकि जब आप कमेंट करते हैं तो आपका जो कमेंट होता है उस देश के लिए दुआ का काम करता है। तो आप कमेंट करके फिलिस्तीन के लिए दुआ करते रहे। तब तक एक एक करके मैं आपको खबरें बताता हूं। और सबसे पहली और सबसे अहम जो खबर निकल के सामने आ रही है, ये खबर नेतन्याहू के हवाले से आ रही है। दरअसल ट्रंप ने नेतन्याहू को बुला लिया और कहा कि आओ बातचीत करनी है। बातचीत करने के बारे में जब नेतन्याहू से कहा गया तो नेतन्याहू ने कहा कि मेरी अलग अलग जगहों पे प्रेस कॉन्फ्रेंस है, अलग अलग जगहों पे मीटिंग है और मैं ऐसे नहीं आ सकता। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने कहा कि तुम्हें आना पड़ेगा, अपनी तमाम मीटिंगों को कैंसिल करो, रिस्केड्यूल करो और आ जाओ। इसके बाद ट्रंप के कहने पे नेतन्याहू पहुंच तो जाते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रंप नेतन्याहू से मिल रहे थे वो चीजें देखने के बाद कोई बच्चा भी बता सकता है कि अब ट्रंप और नेतन्याहू के बीच के जो ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं। पहले आप वीडियो देखिए, फिर इसके बारे में आपको डिटेल बताता हूं। Mr. President, do we have a deal, sir? Trump, are you confident, sir, there'll be peace in Gaza anytime soon? And the 21-point plan, is everyone on board? Ready, base, forward march. I hope so. Mr. President, do we have a deal, sir? Are you confident, sir, there'll be peace in Gaza anytime soon? I am. I'm very confident. The 21-point इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि कैसे ट्रंप जब मिलते हैं नेतन्याहू से तो ना ही कोई हंसी का मंजर था। आमतौर पे कोई किसी से मिलता है तो हंसता है, उसको ग्रीन गार्ड वेलकम देता है। इस तरीके से गर्मजोशी के साथ आदमी मिलता है। भाई, एक देश का प्रधानमंत्री दूसरे देश के राष्ट्रपति से अगर मिलने जाता हो, और खासकर तब जब दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे मित्र रहे हों, तो ऐसे हाल में अगर कोई न मुस्कुराए, ना ही खुश नजर आए, ना ही गले मिले, महज हाथ मिला के यूं ही वेव करना, यूं ही थम्सअप करना, ये चीज़ें बताती हैं कि नेतन्याहू और ट्रंप की जो मुलाकात है, इसके पीछे की जो कहानी है वो काफ़ी तकरार भरी है। बहरहाल इसके बाद मीटिंग शुरू होती है। कई सारी अभी ऐसी चीज़ें हैं जो डिस्क्लोज नहीं है, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें क्लियर हो गई। जैसे ये मीटिंग शुरू होती है उसी के जस्ट बाद कतर के प्राइम मिनिस्टर को फ़ोन जाता है। फ़ोन करने वाला शख्स कोई और नहीं नेतन्याहू ही था और बाकायदा अपॉलॉजी यानी कि माफ़ी मांगता है। क्यों? कतर के ऊपर जो इंटेंस हमला हुआ था और इस हमले में जो कतर का एक गार्ड मारा गया था और जिस हिसाब से पीठ में छुरा भोंकने का काम नेतन्याहू ने किया था, उस चीज़ को लेकर बाकायदा नेतन्याहू को माफ़ी मांगनी पड़ी। बात यहां भी नहीं रुकी। इसके बाद अब पता चल रहा है कि सीज फायर में भी न चाहते हुए इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को एक्सेप्टेंस देनी पड़ेगी, चूंकि अमेरिका का ऐसा प्रेशर है। तो इस समय इनका हाल ऐसा है कि ये घर से तो निकले थे मंजिल के लिए, लेकिन न मंजिल मिली सनम, न घर के ये रहे। आलम इनका वही है कि ये ग्रेटर इजराइल का सपना देखते देखते इजराइल की आवाम में भी इनके खिलाफ नफरत भर गई। पूरी दुनिया में अलग थलग हो ही चुके हैं, पूरी दुनिया में इनको कोई पूछना नहीं चाहता। और इधर अमेरिका के दम पे ये तमाम चीज़ें कर रहे थे, लेकिन अमेरिका ने भिगो के ऐसा जूता मारा कि ये कहीं के नहीं रहे। खैर, इधर सीज फायर के प्रपोजल को लेके भी हमास ने एक ऐसी बात बोल दी है जिसके बाद सीरियसली बताऊं मैं खुद कंफ्यूज हूं, क्योंकि हमास के मुंह से ऐसी बात अब बड़े ताजुब की है। दरअसल हमास
कहीं ना कहीं थोड़ा सा सेल्फिश रवैया अपना रहा। लेकिन सेल्फिश कहना भी सही नहीं होगा, क्योंकि जिस हिसाब से हमास ने अपने लोगों की कुर्बानियां दी हैं, कोई भी होगा वो हथियार नहीं छोड़ेगा। दरअसल हमास के प्रवक्ता से पूछा गया और अलग अलग जगहों पे ये सवाल उठाया गया कि आखिर जो अमेरिका का प्रपोजल है 21 पॉइंट वाला, उस पर हमास का क्या रवैया है, क्या रिस्पॉन्स है। ये बात जब हमास के स्पोक पर्सन से पूछा गया तब उन्होंने कहा कि पहली बात तो हमारे तक कोई प्रपोजल आया ही नहीं, यानी पूरी दुनिया में हल्ला हो गया, लेकिन जिससे बातचीत करनी थी, जिससे नेगोशिएशन करना था, उस तक ये बात पहुंची ही नहीं कि 21 पॉइंट का ऐसा कोई प्रपोजल है। अब दूसरी बात, जब पूरी दुनिया के बड़े बड़े लोगों ने हमास को बताया कि भाई अमेरिका का ऐसा प्रपोजल आया है और अमेरिका का कहना है कि ये 21 पॉइंट है और इसको मानने के बाद सीज फायर हो जाएगा, तब इस पे हमास का जो बयान आया है, ये बयान बहुत कुछ बताता है। दरअसल हमास का कहना है कि हम हथियार नहीं छोड़ेंगे, यानी जिस सीज फायर के बारे में लेबनान में बातें हुई थी, जिस हिसाब से हिजबुल्लाह को हथियार छोड़ने को कहा गया था और हिजबुल्लाह हथियार नहीं छोड़ रहा, सेम तर्ज पे भी हमास ने मना कर दिया और कहा कि हम भी हथियार नहीं छोड़ेंगे, कम से कम तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि फिलिस्तीन को एक राज्य का दर्जा न मिल जाए। यानी पहले ही हमास ने मना कर दिया है, और अगर हमास ने ही मना कर दिया है तो मतलब बड़ा साफ है कि सीज फायर का कोई मतलब बनता दिख नहीं रहा। चूंकि वजह है, दोनों एक पक्ष जब राजी होंगे तब तो सीज फायर होगा। हमास ने पहले ही मना कर दिया तो सीज फायर का कहाँ असर है क्या। खैर, इधर ये तमाम चीजें चल ही रही थी, इसी दौरान फिर बड़ी अपडेट निकल के सामने आई कि गजा के अंदर लगातार इजराइल के हमले काफी तेज हैं। चंद घंटों के अंदर 140 के करीब ठिकानों पे हमला किया गया और इन ठिकानों पे हमला करने के बाद ठीक ठाक नुकसान हुआ है इजराइल के द्वारा इस हमले में। चूंकि 140 मिसाइलें, 140 बम, 140 ड्रोन अगर किसी देश पे गिराए जाएं, किसी जमीन के टुकड़े पे गिराए जाएं, तो क्या कोई नुकसान नहीं होगा? बहुत बड़ा नुकसान होगा। और ये बात इजराइल की सरकार, इजराइल की आर्मी जानती है कि सीज फायर हमें कभी भी करना पड़ सकता है, अमेरिका का दबाव, अमेरिका का प्रेशर हमें कभी भी झेलना पड़ सकता है। इस वजह से जितना गजा को कब्जा कर सको, जितना लोगों को मार सको, जितना डरा सको उतना डरा लो। चूंकि एक बार मौका निकल गया तो फिर नई जंग की शुरुआत करने के लिए जो प्लानिंग करनी पड़ेगी, देखिए इजराइल कई बार जंग की शुरुआत करने के लिए प्लानिंग करता है, तो एक पूरी प्लानिंग करने में काफ़ी तैयारी करनी पड़ेगी। और ऐसे वक्त पे जो वहाँ के रेजिस्टेंस फोर्सेस हैं उनको भी मौका मिल जाएगा उसी मुस्तैदी के साथ लड़ने में। तो ऐसे हाल में इजराइल डिले नहीं करना चाहता। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही इस समय ईरान के हवाले से। दोस्तों, ईरान लगातार अलग अलग कांडों की वजह से पूरी दुनिया में चर्चा में बना हुआ है। ईरान के यूरेनियम को लेके भी लोगों की नज़रें टिकी हुई है कि ईरान का यूरेनियम कभी भी संवर्ध ना हो पाए, इनक्रोच ना हो पाए। चूंकि ईरान अगर इनक्रोचमेंट कर लेगा तो मे भी न्यूक्लियर बना ले, और इस चीज़ को लेके मिडिल ईस्ट के बाकी जो कंट्रीज हैं उनमें दहशत का माहौल है। लेकिन इधर ईरान भी अपनी यूरेनियम को लेके काफ़ी मुस्तैदी के साथ तैयार है, और ईरान चाहता है कि हमारा जो यूरेनियम है वो काफ़ी सटीकता के साथ यूं ही खोदा जाता रहे और पूरी दुनिया में इसकी लोकेशन कभी भी पता ना हो, रिवील ना हो। लेकिन क्या हुआ, मोसाद के जो एजेंट हैं वो हर जगह फैले हुए हैं। कई बार मोसाद जब खुद अब कहीं नहीं जा पाता तो वो क्या करता है कि किसी को भेज देता है, या फिर उस देश के किसी आदमी को पैसे के दम पे, प्रॉपर्टी के दम पे, लड़की के दम पे, औरतों के दम पे, शराब के दम पे, गोश्त के दम पे कैसे भी करके खरीद लेता है। बिकने वाले तो हर जगह हैं। अब क्या हुआ कि एक दो लोगों को खरीदने का काम किया मोसाद ने, और उन्होंने ठीक ठाक जानकारियां रिवील कर दी ईरान की। जैसे ये बात ईरान की सरकार को पता चली, फौरन ईरान की सरकार ने उस आदमी को पकड़ा। बहमान नाम था इसका, इसके बारे में मैंने कल ही आपको जानकारी दे दी थी, और इसको फौरन लटका दिया। अब जैसे ही इसको लटकाया गया, इसी के बाद अब आप कहानी सुनिए। एक संगठन है यूएन, जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन। यूएन में हाय हल्ला मच गया। यूएन के लोग चीखने लगे, चिल्लाने लगे कि अरे आज के टाइम में किसी की जान लेना कितना बड़ा गुनाह है, ये तो वहाँ पे बहुत गलत हो रहा है, जल्दी से इसको बंद कराओ, ईरान से जवाब मांगो, ईरान से सेंक्शंस लगा दो। ये बात जब यूएन बोल रहा था तब मेरे दिमाग में बस एक सवाल आया था छोटा सा कि एक बात बताओ, गजा में तुमको नहीं दिखता क्या? गजा में तो तुम्हारे ही लोगों को मारने का काम किया इजराइल ने, तब तुम खामोश क्यों हो गए? लेकिन ये सवाल कौन पूछे? मेरे जैसे ही लोग पूछते हैं। बाकी तो बड़े बड़े चैनल, बड़े बड़े जो लोग हैं पैसों पे चलते हैं, पूछ नहीं पाते। लेकिन बड़ा सवाल है, छोटा चैनल भले ही, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि आखिर गजा के बारे में फिर क्यों खामोशी आ जाती है? कोई आपके देश के साथ गद्दारी करेगा तो गद्दारी की सजा तो फिक्स है। गद्दारी में कौन सी रियायत होती? मतलब कोई आपके देश में गद्दारी भी करे और क्या उसकी आरती उतारे हम?
मारेंगे ही ना, फांसी ना देंगे, उसमें कौन सी बुरी बात है। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर निकल के सामने आ रही रशिया और यूक्रेन की जंग को लेके। यूक्रेन ने एक ऐसे तरीके से रशिया से लड़ाई शुरू कर दी है जिसके बाद मुसीबतें कहीं ना कहीं रशिया की भी बढ़ती नजर आ रही हैं। हुआ क्या, दरअसल इससे पहले यूक्रेन रशिया के ऑयल पे वार करता था, पाइपलाइन पे वार करता था। कई बार ऐसा करता था कि पाइपलाइन डिस्टर्ब हो जाती थी, 2-3 दिनों तक सिचुएशन खराब हो जाती थी, रशिया तेल नहीं बेच पाता था। लेकिन इससे रशिया को इतना सा भी फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि डिले होगा चाहे जो होगा, माल तो बिकना ही बिकना है। अब यूक्रेन को जब ये बात समझ में आ गई कि रशिया को अगर घुटनों पे लाना है या फिर रशिया को हराना है तो सिचुएशन थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और रशिया की इकोनॉमी पे वार करना पड़ेगा, ताकि रशिया की जो आवाम है वो पुतिन के खिलाफ आवाज उठाए। इन्होंने अब ऐसा दिमाग लगाया जिसके दम पे यूक्रेन ने रशिया का कम से कम 100 अरब डॉलर का नुकसान किया। दरअसल इससे पहले यूक्रेन रशिया के तेल पे वार करता था, लेकिन अब यूक्रेन रशिया की ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर रहा, यानी जहां से तेल प्यूरिफाई होकर पूरी दुनिया में बेचा जाता है उसी सिस्टम पे अटैक किया जा रहा है। और उस सिस्टम पे अटैक करने का मतलब है कि जब तेल प्रोसेस ही नहीं होगा तो फिर तेल बेचा कैसे जाएगा। ये बात अब यूक्रेन को समझ में आ गई। यूक्रेन अब ऑयल रिफाइनरी पे अटैक कर रहा है और इसको लेके पुतिन अच्छे खासे नाराज हैं। और यही वजह है कि पुतिन जो है वो पागलों की तरह यूक्रेन को मार रहे हैं, पागलों की तरह। पहले कुछ रियायतें भी थी, पहले कुछ मान मनौवल भी होता था, पहले कुछ इंसानियत की बातें भी होती थी, लेकिन जब से ऑयल रिफाइनरी पे अटैक करके इकोनॉमी को टारगेट करने का काम यूक्रेन ने किया, इसी के जस्ट बाद अब रशिया पागलों की तरह अटैक कर रहा और कोई भी रियायत, कोई भी मुरव्वत नहीं बरत रहा। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर गाजा से निकल के सामने आ रही है और ये बयान बाकायदा हमास ने दिया है और इस बयान के बाद इजराइल की मुसीबतें फिर बढ़ गई हैं। दरअसल जोश में क्या हुआ कि इन्होंने हमले काफ़ी तेज कर दिए। ये कभी 140 बार, 150 बार, कभी 60 लोगों को मारने का काम, कभी 70 लोगों को मारने का काम, कभी 80 लोगों को मारने का काम लगातार ये करते हैं। इसी दौरान इन्होंने एक जगह पे अटैक किया और मैंने आपको कल भी बताया था, परसों भी बताया था कि अब इनके जो लोग हैं काफ़ी डीप जा रहे हैं। पहले एक रियायत थी कि भाई उस जगह पे ना जाओ, हमारे बंधक हो सकते हैं। एक रियायत थी कि उस इलाके में मत जाओ, वहाँ पे हमारे लोग हो सकते हैं। लेकिन अब इजराइल की जो सरकार है वो कोई भी रियायत नहीं बरत रही। तो ऐसे हाल में इन्होंने डीप अटैक किया और इसी के जस्ट बाद इस समय अल-क़स्म ब्रिगेड का बयान निकल के सामने आया है कि हमारा जो कनेक्शन है, हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो बंधकों के साथ टूट गया। और खासकर 2 बंधक जिनको लेके बवाल मचा हुआ, एक का नाम है ओमरी मिरान और दूसरे का नाम है मतन। मतन के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था कि मतन कौन है और कैसे कब्जे में है, उसकी गर्लफ्रेंड कैसे छोड़ी गई, क्या कुछ हुआ था। तो ओमरी मिरान और मतन के साथ कनेक्शन टूट गया। कनेक्शन टूटने का मतलब क्या कि जिस जगह पे रखा गया था वहाँ पे रेजिस्टेंस फोर्सेस के 5-6 फाइटर थे। ये बात जैसे ही आईडीएफ को पता चली, आईडीएफ ने वहाँ पे अटैक कर दिया। अब ये तमाम लोग या तो मारे गए या फिर जिस सैटेलाइट से ये लोग कनेक्ट करते थे, जिस फ़ोन से कनेक्ट करते थे, या फिर इनका जो भी इंटरमीडिएट सिस्टम था वो डिस्ट्रॉय हो गया। अब कनेक्शन पॉसिबल है नहीं। दूसरी बड़ी बात यह है कि खुले आसमान में ये लोग गाड़ियों से जाके तो देख नहीं सकते, चूंकि इजराइल के ड्रोन, इजराइल के फाइटर जेट, इजराइल की आर्मी खुले में घूम रही, तो बातचीत होगी कैसे। और इसी को लेके अब खुद अल-क़स्म ब्रिगेड ने कहा भी था पहले भी कि भाई ऐसा है जहाँ पे हमारे लोग रहेंगे, जहाँ पे हमारे फाइटर रहेंगे, वहीं पे आपके बंधक रहेंगे। अगर ज़्यादा इंटेंस हमले करते हो तो अगर तुम्हारे बंधक मरते हैं तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, हमारी नहीं होगी। और इसी चीज़ का अब रिजल्ट निकल के सामने आया कि कैसे अटैक हुआ और उसके बाद 2 बंधकों के साथ कॉन्टैक्ट टूट गया। अब इजराइल की सरकार इस पे क्या रिस्पांस करेगी, एक देखने लायक बात होगी। लेकिन इधर एक और बड़ा मामला निकल के सामने आया लेबनान से। लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकाने पे भी बड़ा हमला किया है। मतलब इस लेवल का ये लोग पागलपन कर रहे हैं कि एक तरफ तो ये सीजफायर का राग अलाप रहे हैं, एक तरफ ये कह रहे हैं कि अगर हमास हथियार छोड़ दे तो हमास के लोगों को सेफ पासेस भी देंगे, हम हमास के लोगों के साथ कोई बर्बरता नहीं करेंगे और साथ ही गजा में एक नया राज्य बनने देंगे, फिलिस्तीन को फिलिस्तीन बन जाने देंगे, वहाँ सरकार बन जाने देंगे। लेकिन सेम सीज फायर तो लेबनान के साथ हुआ। लेबनान में आए दिन अटैक कर देता है इजराइल। तो फिर इजराइल के ऊपर भरोसा कैसे किया जाए कि अगर हमास हथियार छोड़ देगा तो इजराइल हमला नहीं करेगा। क्योंकि इजराइल का जब मन होता है तब वो सीरिया पे अटैक कर देता है, इजराइल का जब मन होता है तब वो लेबनान पे अटैक कर देता है, इजराइल का जब मन होता है तब वो जाके यमन पे अटैक कर देता है। तो यमन, इजराइल या फिर कहीं भी
जब जिसका जहां मन हो रहा हो मिसाइलें मार रहा है, तो ऐसे हाल में आप खुद सोचिए, आपसे सिंपल सा एक सवाल है कि भाई 5-6 लोग हैं, सबके हाथों में एक एक तलवार है और सब जब जिसको चाह रहे हैं उसको मार दे रहे हैं। ऐसे हाल में किसी एक से कहा जाए भाई तू तलवार छोड़ दे, भी सिचुएशन रुक जाएगी, तो क्या वो इतना बड़ा पागल होगा कि अपनी तलवार छोड़ेगा? अगर वो तलवार छोड़े और तलवार रखने के लिए नीचे झुके कोई सरकार दे तो क्या होगा? यही सिचुएशन हमास के साथ है कि ऐसे सिचुएशन में जब तमाम लोग एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, अगर वो हथियार छोड़ देगा तो फिर उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी कौन लेगा? अमेरिका? क्या कोई अमेरिका पे भरोसा कर सकता है? ऑब्वियस सी बात है, नहीं। खैर, अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर भारत से निकल के सामने आ रही है कि एक गैंग है लॉरेंस बिश्नोई गैंग। आपने खूब इसका नाम सुना होगा, अंधभक्तों के द्वारा तो बाप बना लिया गया। अब इसी लॉरेंस बिश्नोई गैंग को कनाडा की सरकार ने आतंकवादी संगठन घोषित कर दिया गया। यानी जैसे पहले हम कहते थे कि एक आतंकवादी संगठन है वो किसी और देश से ऑपरेट करता है, पाकिस्तान से ऑपरेट करता है, आने वाले टाइम में कनाडा की भी मीडिया कहेगी कि लॉरेंस बिश्नोई गैंग एक आतंकवादी संगठन है और वो भारत में बैठ के ऑपरेट करता है। यानी जैसे हम पाकिस्तान को पहले घेरे में ला के कहते थे कि पाकिस्तान आतंकवादियों को पालता पोसता है, अब आने वाले टाइम में कनाडा की जो मीडिया होगी, कनाडा के जो सरकार के लोग होंगे और कनाडा के जो हित मित्र होंगे, वो भी सेम टोन में हमारे ऊपर ब्लेम करेंगे कि भारत के अंदर आतंकवादियों को पाला पोसा जा रहा। यानी जो चीज़ हम पूरी दुनिया में अमेरिका के साथ मिलके पाकिस्तान को ठहराने में लगे हुए थे, सेम चीज़ कनाडा ने हमें ठहरा दिया। अब इसके जवाब में भारत सरकार क्या करती है, एक देखने लायक बात होगी। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में एक जगह लगती है पुंछ, काफ़ी नाम सुना होगा, और इसी पुंछ में एक जगह लगती है दारावा, और यहाँ के एक मिलिट्री कैंप में ब्लास्ट देखने को मिला है और इस ब्लास्ट में हमारे 2 जवान बुरी तरीके से झुलसे हैं। ऐसी अपडेट आई है मीडिया के हवाले से। ताजुब आप देखिए कि ये मीडिया की जो अपडेट है आपको ज़्यादा चैनलों पे मिलेगी भी नहीं, इसको ढक लिया जाता है। क्यों? क्योंकि पापा के वोट का सवाल है। खैर, मेरे जैसे जो छोटे मोटे लोग हैं वो खबरों को दिखाते हैं, मजबूरी है, बड़ा चैनल नहीं है, नहीं तो कुछ और बड़ा करता मैं। तो फिलहाल ये थी पूरी अपडेट, और इन अपडेट के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करके अपना प्यार जरूर दे सकते हैं। और साथ ही आप लोगों से एक सवाल है कि मेरी खबरें बताने का तरीका आपको कैसा लगता है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी थोड़ी देर बाद आपसे फिर मुलाकात होगी इजराइल, फिलिस्तीन, लेबनान समेत पूरी दुनिया की खबरों के साथ। तब तक आप अच्छे रहिए, खुश रहिए, ऊपर वाला आपकी हिफाजत करे।